हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज हमारा जो टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य का। ठीक है, मुगल साम्राज्य को हम आज अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि भैया इसमें कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सीरियल वाइज बताऊं थोड़ा सा, तो मुगल साम्राज्य में क्या है, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर है, ये संस्थापक रहेगा मुगल साम्राज्य का। उसके बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद आपका जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद आपका आएगा शाहजहां आएगा, और शाहजहां के बाद आएगा कौन, औरंगजेब। ये हमारे मुगल साम्राज्य के इम्पोर्टेंट पिलर हैं। इसके बाद भी छोटे छोटे जो जिनकी शक्तियां खत्म हो चुकी होंगी और भी जो क्षेत्रीय शक्तियां ताकत में आ जाएंगी, उसके बाद भी रहेगा। और वही रहेगा कितने तक, 1857 तक। 1857 की जब क्रांति होती है तो लास्ट जो शासक होता है मुगल साम्राज्य का, वो होता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो दिल्ली के किले पे रहेगा। ठीक है, तो इतना इतना तक रहेगा। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मुगल साम्राज्य जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो औरंगजेब तक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बारे में क्या क्या चीजें वो सारा हम देखते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको एक क्लास में कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक बार आप लोग एक चीज यकीन मानिए, जितने भी लोग टॉपिक देख रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, टारगेट सीरीज देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपका टॉपिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सब आप टॉपिक पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको खुद चाहो तो उसमें से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है कि टॉपिक जरूर कंप्लीट होना चाहिए भाई। टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद चाहे आप टॉप 50 देखो, टॉप 100 देखो, टॉप 200 देखो, उससे मैटर नहीं करता, आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। आंख बंद करने के बाद हमें बाबर पूरा दिखना चाहिए कि भैया बाबर में ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। हुमायूं में आंख बंद करने के बाद दिखनी चाहिए कि भैया ये चीज हुमायूं में है। इसीलिए सबसे पहले टॉपिक करना जरूरी है, टॉपिक पहले करिए भाई। ठीक, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, मुगल साम्राज्य। ठीक, तो ये तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, ये चीज हम पढ़ेंगे आज, और इसमें आज कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया, शासन प्रशासन वगैरह सब आज देखा जाएगा। तो भैया चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, कमेंट में अपनी चीज़ें डाल सकते हैं कि भाई ये समझ, जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में डाल डाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, यूपी दिव्य एकेडमी वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की बात करें, सबसे पहले मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपको पता है कि बाबर था। ठीक है, जो तैमूर से रिलेटेड था। ठीक हो गया, साम्राज्य की अवधि 1526 से 1857 तक टोटल रही है। ठीक, मूलधर बाबर और उसके बाद के मुगल शासक तुर्क थे। शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, याद रखिएगा, सुन्नी मुसलमान थे। पद पातशाही, बाबर ने मुगल वंश के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत बादशाह शासक को बादशाह कहा गया। अभी तक आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में सभी को सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान, बादशाह शब्द आया ही नहीं था कहीं पे। सम्राट, हिंदू शासकों ने सम्राट धारण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल शासकों ने एक स्टैब्लिश किया बादशाह। तो बादशाह शब्द कहाँ से आया, मुगलों से आया। ठीक हो गया इतना। तो आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था, तैमूर वंशी था। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल मुगल काल 1526 से 1857 तक रहेगा। हालांकि हम 1600 कुछ तक पढ़ेंगे, इतना हमारे मुगल साम्राज्य का है। बाकी अंग्रेजों के साथ जो भी चीजें होंगी बात की बातें हैं। ठीक, उसको मॉडर्न इंडिया के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बाबर देखते हैं। बाबर का जो टाइम पीरियड रहेगा 1526 से 1530, 4 साल तक भारत में रहेगा। हालांकि आता तो पहले से है। भारत में जब आता है तो भारत में उस टाइम पे दिल्ली पर शासन होता है इब्राहिम लोदी का, लोदी वंश का। इब्राहिम लोदी होता है जब भारत आता है, और बाकी अदर जगहों पे भी अन्य छोटे छोटे राजाओं का शासन होता है। ठीक है, बाबर का जन्म अगर देखा जाए तो 1483 में फरवरी में हुआ था। फरवरी 1483 में हुआ था। पिता और पैतृक, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, और फरगना छोटे राज्य का था। फरगना अफगानिस्तान साइड में पड़ता है। ठीक,
राज्याभिषेक हुआ वहां पे 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा और 1507 को इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाला कोई भी तैमूर शासक नहीं था। यानी हमने इससे पहले देखा जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग के ही वंशज आगे हैं ये लोग। ठीक। इसके चार, बाबर के चार बेटे थे। कौन से? एक हुमायूं था, कामरान था, अस्करी तथा हिंदाल, ये चार बेटे थे। आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, दो चार बार रटिए। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये चार इसके बेटे थे। और भारत पर आक्रमण, बाबर बाबर ने कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार कुल भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम अभियान जो इसका हुआ था 1519 में यूसुफ जाई जनजाति के खिलाफ हुआ था, जिससे जिसमें इसने क्या हुआ, बाजौर और भेरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक हो गया इतना। तो प्रथम अभियान 1519 में। ठीक है। मेन अभियान होगा इसका 1526 में। ठीक। अब बाबर से कुछ जुड़े युद्ध नीतियां और कौन कौन से इसके युद्ध लड़े गए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, सबसे पहले इसने 1526 में लड़ा पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का। और शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली वंश, दिल्ली का था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। विजयी कौन हुआ? बाबर। सारे युद्ध बाबर ही जीतेगा 1526 के बाद। ठीक। दूसरा खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था। खानवा के, इसमें राणा सांगा, जो कि उस टाइम पे हमने एक चीज पढ़ी थी, जब हमीर राणा वगैरह आपने पढ़ा होगा। कब? राजपूत काल में। राजपूत काल में हमने इसको पढ़ा है, राणा सांगा। ठीक। तो राणा सांगा वही राणा सांगा है। 1500 कुछ का टाइम पीरियड, वहां पे खतौली के युद्ध भी हमने देखा था। तो आप उसको, जिसने नहीं देखा, राजपूत काल जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसमें चीजें बताई गई है थोड़ा सा। हमने इस राजपूत शासक के बारे में डिस्कस किया है थोड़ा। ठीक है। तो खानवा के 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये भी कौन जीतेगा? बाबर ही जीतेगा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध। ठीक है। ये चंदेरी 1528 में हुआ था। देखो 26, 27, 28, मेदिनी राय में बाबर, इसमें भी बाबर जीता। और लास्ट युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, अफगानों एवं बाबर। अफगान जो थे उस टाइम पे बंगाल साइड में, यानी बिहार बंगाल साइड में अफगानों का शासन था और वहां पे रहते थे, और यहाँ पे भी बाबर जीता था। तो चार युद्ध आपको याद रखने हैं। कैसे? पानी खाकर चांद घर, एक टॉपिक ऐसे ही याद कर लीजिए, पानी खाकर चांद घर गए। ठीक है। कोई भी नाम लिख लीजिए। राजू। ठीक है। राजू, या ऐसे लिख सकते हैं बाबर पानी खाकर चांद घर गए। तो पानी से पानीपत, खाकर से खानवा, चांद से चंदेरी, घर से क्या हो जाएगा? घाघरा। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। ठीक है। पानी खाकर चांद घर गए, पानी खाकर चांद घर गए, तो आपको, और यहाँ से डेट स्टार्ट करनी है 1526, 27, 28, 29। ठीक हो गया। अब आजकल क्या हो रहा है ना, कि ये भी डेट पूछ दिया जा रहा है कब हुआ था? अप्रैल में। अप्रैल, मार्च, जून, मई। अब देखो उल्टा है, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम याद। मार्च अप्रैल मई जून। ठीक हो गया। तो आपको ऐसे, आई होप ऐसे लिख लीजिए, 15, 26, 26, 27, 28, ऐसे लिख लीजिए और फिर इधर से स्टार्ट कीजिए, मार्च अप्रैल फिर मई जून, ऐसे करके। यानी एक पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर पहले मार्च लिख लीजिए, फिर अप्रैल लिख लीजिए, फिर मई लिख लीजिए, फिर जून। ऐसे आपको डेट भी याद हो जाएगी और मंथ भी याद हो जाएगा। अब इतना 21, 22, 27 ये नहीं याद रखना, लेकिन अब मार्च या अप्रैल ये चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक हो गया। तो आपका भैया बाबर से जुड़े हुए चीज। अब देखो बाबर युद्ध में जीता क्यों? जीतने का मुख्य यूज था, इसने तुगलमा नीति तोपखाना का प्रयोग किया था। पानीपत के, जैसे वर्तमान समय में आर्टिलरी फायरिंग होती है, ठीक है, एक के बाद एक वो फोर्स लगा के या फिर आर्टिलरी फायरिंग लगातार की जाए, कि दुश्मन को सामने से खड़े होने का मौका ही ना दिया जाए। ठीक है। तो तुगलमा नीति तोपखाना और तोपखाना, इसमें क्या था, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। और इसके निशानेबाज जो थे, अली उस्ताद अली एवं मुस्तफा, बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक। जीता क्यों था? क्योंकि पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था, पहली बार युद्ध पे। ठीक हो गया ना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबर, उसके बाद भाई यहीं पे कोहिनूर हीरा, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक। तो ये अभी उतना नहीं, आपको कोहिनूर हीरा की जो चीजें हैं, खिलजी वंश में होता है।
अलाउद्दीन खिलजी का जब वो दक्षिण भारत अभियान करता है, दक्षिण भारत अभियान में राजा रुद्रदेव द्वारा उसको, उसके सेनापति को क्या, हीरा दिया जाता है, कोहिनूर हीरा भेंट किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही फिर जब ये अ, आने वाले टाइम पीरियड में ये हीरा हीरा कोहिनूर हीरा जो है ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के पास हो जाता है। तो फिर वही हीरा जब ये हुमायूं जीत लेता है उन सब चीजों को, सॉरी बाबर जीत लेता है, तो बाबर के पुत्र को ये ये चीज मिल जाती है। ठीक है। तो यहीं से कोहिनूर हीरा थोड़ा संज्ञान में फिर पुनः आ जाता है। ठीक। चलिए, हालांकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग हमने नहीं की थी वहाँ पे। उसके बाद बाबर से कुछ इंपॉर्टेंट है, कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है। उदारता के लिए कलंदर, तमगा कर, बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था। तमगा यानी व्यापारिक कर होता था, मुक्त कर दिया था। जिहाद और गाजी, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिए, जिहाद का, राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया, और युद्ध में विजय होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 48 वर्ष की आयु में 1930 में आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके पहले शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल ले जाकर उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा शासक था जिसे पहले आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसके बाद काबुल ले जाया गया? तो भैया बाबर था वो। इसके मतलब अपने होम टाउन में या होम डिस्ट्रिक्ट में दफनाना था इसको, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। बाबर के लिए कुछ इसने अपना आत्मकथा लिखी थी, क्या नाम है? बाबरनामा। तुर्की भाषा में लिखी थी, याद रखना, फारसी नहीं है, तुर्की है। तुर्की भाषा में, क्योंकि ये तुर्क थे ना। ठीक है। तैमूर वंशज थे। तो भैया, जिसका फारसी में अनुवाद बाद में किया था अब्दुल रहीम खान काना ने, यानी अकबर ने इसका फारसी अनुवाद कराया था। किसका? बाबरनामा का। ठीक। आत्मकथा क्या है? तुर्की भाषा में बाबरनामा है। चार बाग शैली, बाबर ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजनाओं का वर्णन किया था। ठीक हो गया। ये चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण चार बाग कहलाए। ठीक। औपचारिक बागों का योजनाओं का वर्णन किया, चार बाग शैली बाबर के टाइम में आई थी। चार बाग बनवाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय प्रॉपर तरीके से हुई थी। ठीक है। और ये मुंबई यान और सूफी मत, बाबर को मुंबई यान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। वह प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। इतनी ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी, बस इसमें मेन में चार बाग शैली हो गया, दफनाया कब गया, आत्मकथा हो गई, इसके युद्ध सारे हो गए, इतना ही याद कर लीजिए, दैट्स इनफ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले शासक की तरफ चलते हैं। भैया, क्या है, हमने हुमायूं देखना है, हुमायूं पढ़ते हैं। सबसे पहले जब इनकी डेथ हो जाती है, किसकी? बाबर की, तो भैया ये दिसंबर 1530 में आगरा में 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले वह बदक्खा का सूबेदार था, बदक्खा का सूबेदार था। अब क्या हुआ, ये इतना मतलब सरल था ये व्यक्ति। अपने इसके पिता ने निर्देश दिया था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो भैया जो राज्य है ना, अपने भाइयों को भी राज्य का हिस्सा दे देना। तो इसने क्या किया था, कामरान को काबुल दे दिया, काबुल और कांधार दे दिया। ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा यहाँ से। मिर्जा अस्करी को संभल दे दिया, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दे दिया, और सुलेमान मिर्जा को बदक्खा का प्रदेश दे दिया। तो अपने साम्राज्य को जो बंटवारा था, इस प्रकार उसने कर दिया। क्या? कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, अस्करी से संभल नहीं रही, अस्करी से नहीं संभल रही, ऐसे भी याद कर लीजिएगा, अस्करी नहीं संभाल पा रहा, तो अस्करी को संभल। कामरान से काबुल और कांधार, क से कामरान, क से काबुल और कांधार हो गया। हिंदाल से अलवर और मेवाड़। ठीक है। और सुलेमान मिर्जा को, ये चचेरा भाई थे, इसको बदक्खा प्रदेश जहाँ पे पहले था, उसको इसने दे दिया। अब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में हुमायूं ने की थी। दीन पनाह नगर किसने बताया था? हुमायूं ने बनाया था। ठीक हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इसके टाइम पीरियड में ना कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं। ठीक है। और ये युद्ध, इस युद्ध के कारण हार जाता है, और इन युद्धों के हारने के कारण ये फिर यहाँ से भारत से चले जाता है। ठीक है। ईरान साइड में चले जाएगा, और फिर बाद में जब अपनी सेना फिर से मजबूत करेगा, यानी 1540 में ये चले जाएगा, उसके बाद अपनी सेना फिर मजबूत करके 1555-56 में फिर आएगा भारत। तब जाके दिल्ली के गद्दी पर पुनः बैठेगा, 1 साल तक रहेगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। फिर अकबर यहाँ से प्रॉपर तरीके से लेके जाता है। हालांकि प्रॉपर गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, अकबर ही इसकी आगे की
सत्ता को या इसके आगे राज को अकबर ही 13 वर्ष के अवस्था में बैठेगा, और इसके कुछ सलाहकार मंत्री वगैरह रहेंगे जो इसकी हेल्प करेंगे शासन प्रशासन चलाने में। ठीक, उसमें सबसे ज्यादा रहीम खान खाना के पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक, तो चलिए, यही है इसका। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हुआ, कुछ युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध 1539 में, चौसा का युद्ध हुआ 39 में। यह युद्ध शेर खान, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना गया, एवं हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा, शेर खान विजयी रहा, और इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ली थी। तो चौसा के युद्ध में ही 15, अब आपको डेट क्या याद रखनी है, चौसा के युद्ध 1539। उसके बाद चौसा के बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। हुमायूं इसमें फिर से हार जाता है और शेर खान आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद हुमायूं सिंध चला गया, सिंध प्रांत, और उधर ईरान साइड में चला गया। कुछ टाइम तक ये राजस्थान में रहता है जहां पे अकबर का जन्म होता है। फिर उसके बाद ये सिंध ईरान साइड में चले जाता है। ठीक है, निर्वासन के समय हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 को हामिदा बानो बेगम से निकाह किया, जिससे आगे चलकर अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, 1555 में वापसी की इसने। हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एक्चुअली इसमें डिटेलिंग बस यही है कि जब ये वहां पर रहा था तो वहां के जो शेख थे, शेख या फिर वहां के ईरान का जो शासक था, उससे हेल्प मांगी, और उसने हेल्प दी, अपनी सेना में न दी। फिर ये इंडिया आया था। ठीक है, लड़ते हुए उधर से आया और जीतते हुए आया, और फाइनली 1555 में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। ठीक है, अभी इस टाइम पे शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी है। शेर शाह सूरी की जो डेथ हो चुकी है, इसके आगे शासक रहेंगे, वही लिखा है, पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को। यानी इसके आने वाले, शेर शाह सूरी के आने वाले जो शासक रहेंगे वो कमजोर हो जाएंगे, जिसको हरा करके ये फिर से पुनः दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठता है। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, 6-7 एक साल तक रहता है, 6-7 महीने या एक साल तक रहेगा, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कैसे होगी, जो दीन पनाह नगर बनवाया था उसी में एक भवन था, दीन पनाह भवन की पुस्तकालय, ठीक है, की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लेनपुल का एक कथन है, एक इतिहासकार हैं, इन कथन इतिहासकार लेनपुल ने कहा, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। आपको पता है कि शुरुआत में उसकी चीजें नहीं, फिर अपने राज्य का बंटवारा किया, और बंटवारा के बाद उसने जो युद्ध लड़े, एक तो 1532 में एक और युद्ध इसके लिए फेमस है, दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध भी या देवरिया का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, 1532 में लड़ा गया था। आपको डेट याद रखनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जितने भी युद्ध हुए ना, इसमें इसके भाइयों ने हेल्प नहीं की, इसी वजह से ये बेसिकली हार गया था। और हालांकि यहाँ तक ये भी हुआ था कि इसके भाइयों ने खुद, जब इसका शासन कमजोर होने लगा तो इसके भाइयों ने खुद दिल्ली पर आक्रमण करने की सोची थी। उससे पहले ही शेरशाह ने सबको हरा के समाप्त कर दिया। ठीक हो गया, शेरशाह सूरी। अब हुमायूं, एक पुस्तक है, हमने कल देखा था पुस्तकों में, हुमायूं नामा, इसकी रचना हुमायूं की चचेरी बहन थी गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, ज्योतिषी में काफी विश्वास रखता था, और ज्योतिषी व्यक्ति में इसलिए उसने सप्ताह के सातों दिन रंग के सातों 7 रंग के कपड़े, अलग अलग, मतलब अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था हर दिन। तो ज्योतिष में विश्वास कौन करता था, हुमायूं करता था। इतनी सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं शेरशाह सूरी, थोड़ा सा देख लेते हैं उसका भी टाइम। भैया इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक था, 1472 में या 1486 में इसका जन्म हुआ था। आपको डेट ज्यादा याद नहीं रखने, महेंद्रगढ़ में इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम फरीद खां था, और यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेर खान की उपाधि फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था, जिससे प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, मृत्यु हुई 1545 में, कालिंजर के जब किला जीतने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक अस्त्र चलाया था, यानी समझ लीजिए आग्नेयास्त्र, तोप चलाया था, और उस तोप का गोला किले से लड़कर इसके पास ही आ गया। ठीक है, और क्या हुआ कि वहां पे और गोले रखे हुए थे, जिसमें आग लग जाने के कारण इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उस गोलों में आग लग गई और वहीं पास में था ये, जिसके जल जाने के कारण इसकी डेथ हो गई। उस समय कालिंजर का शासक था कीरत सिंह था। ठीक हो गया, तो इसकी वहां पे डेथ हो जाती है। और इसकी स्थापत्य कला बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे शेर शाह का मकबरा जो सासाराम बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर बना है,
जो हिंद ईरानी वास्तुकला का समन्वय बहुत मतलब काफी ज्यादा फेमस है। अगर हिंद ईरानी वास्तुकला के बारे में बात होगी तो भैया सासाराम के मकबरे के बारे में जरूर बात होगी। अन्य निर्माण में रोहतास गढ़ का किला, किला ए कोना दिल्ली की जो मस्जिद है किला ए कोना, इसने रोहतास के स्थान पर शेर सूर नगर बसाया था। प्रशासनिक व आर्थिक सुधार, भूमि मापन में भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी इसने किया था। ठीक है, मुद्रा प्रणाली में इसने रुपया जो चलाया था, सोने की असरफी चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चला था। चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय था 1:64 में था, 1:64। ठीक है, चांदी का 1 रुपया और तांबे के 64 रुपए के बराबर था। समझ में आ गया, 1:64 के अनुपात में था। अन्य कार्य इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना, पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने पटना नाम दिया? शेरशाह सूरी ने। किसको? पाटलिपुत्र को। इसने एक सबसे जो ग्रांड ट्रंक जीटी रोड है, ठीक है, रोड की मरम्मत करवाई थी और डाक प्रथा का प्रचलन किया था। इसी ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है NH1, ठीक है, और NH2 को मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक, वर्तमान समय में यही है। समकालीन कवि कौन से थे? कवि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है, इन्हीं के दरबार में शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह के समकालीन थे, दरबार में नहीं रहते थे, समकालीन थे। ठीक, उत्तराधिकारी शेरशाह का उत्तराधिकारी इसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ और आगे आगे बाद में वंश था ये समाप्त हो जाता है। किसने खत्म कर दिया भैया? हुमायूं ने। ठीक हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बस इसमें से शुरू में इंपॉर्टेंट यही है कि रुपया का निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड, सासाराम बिहार, मकबरा जो इसका, रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली की कोहना मस्जिद। तो और इसकी मृत्यु आपको पता है कि और इसके साथ ही आपको शेरशाह खान की उपाधि, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब भैया आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मुगल साम्राज्य का, अकबर। भैया अकबर के लिए हर बार क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो अकबर आपको पता होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, बाकी सब में युद्ध उद्ध पूछ लेते हैं, लेकिन अकबर में इसके जीवन काल से संबंधित कुछ चीजें पूछ लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्म भैया हो गया 1542 में, अमरकोट के राणा बीरसाल के वहां हुआ था। राज्यभिषेक इसका 1556 में हुआ। कब? फरवरी 1556 में, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। बैरम खान, अब जो ये बैरम खान कौन है? ये रहीम दास जी जो थे, रहीम दास, उनके पिता हैं बैरम खान। ठीक है, और जब बाद में बैरम खान की हत्या हो जाती है, और तो अकबर क्या करता है? अकबर रहीम दास जी को गोद ले लेता है। ठीक है, गोद ले लेता है यानी पुत्र बना लेता है। तो यह अकबर का संरक्षक था, जिसे प्यार से बाबा कहा जाता था, खानी बाबा कहा जाता था। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खान नामक युवक ने उसकी हत्या कर दी। अब ये इसकी हत्या कैसे हो जाती है? एक्चुअली बोला जाता है कि अकबर ने उसको मरवा दिया था, लेकिन अब इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं अलग अलग चीजों को लेके। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जब पानीपत का सेकंड युद्ध होता है 1556 में, उसके बाद धीरे धीरे और वक्त गुजर जाता है, क्योंकि अभी जो अकबर है ना वो काफी छोटा है, तब तक इसका संरक्षण करेगा। बाद में बैरम खान क्या होता है कि ज्यादा हस्तक्षेप करने लगता है राज्य प्रशासन में। ठीक है, सलाह ज्यादा देने लगता है, तो क्या करेगा अकबर? अकबर भी समझ जाता है इस चीज को, तो वो उसको इस पद से हटा देता है और उसको मक्का भेज देता है कि भैया जाओ तुम तीर्थ यात्रा कराओ। ठीक है, बहुत हो गया, तुमने बहुत मेहनत कर ली, तीर्थ यात्रा कराओ। अब रास्ते में जाते वक्त मुबारक खान नामक युवक ने उसकी हत्या कर दी थी। तो ये है, और बाद में हत्या के बाद जो इसकी बीवी होती है, ठीक है, किसकी? बैरम खान की, उससे निकाह कर लेता है अकबर, और निकाह के साथ साथ उसके पुत्र को भी गोद ले लेता है। ठीक है, इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए, तो अकबर के समकालीन वैश्विक शासन क्या रहा है उस टाइम पे? इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ रहेंगी। ठीक है, इंग्लैंड में। और शाह अब्बास कहाँ रहेगा? ईरान में। ठीक है, अज्जार इबिन फोर्थ बेसिलिएविच इवान द टेरिबल, ये रूस में शासक रहेगा। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल, बस इतना ही। उसके बाद युद्ध। अब देखो, पानीपत का युद्ध सेकंड युद्ध हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ 1556 में। यह अकबर बैरम खान के नेतृत्व में हेमू हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हेमू था ना, ये जो सूरवंश था, सूरवंश के दरबार में रहता था, और उसी का मतलब सेनापति था एक प्रकार से।
हेम शुरू के युद्धों में हारा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पानीपत का युद्ध चल रहा था इसमें इसके आंख में तीर लग जाती है, जिसके कारण से ये हार जाता अंतिम समय में। हालांकि अकबर हार जाता, लेकिन इसकी आंखों में तीर नहीं लगा होता तब। आंख में तीर लग जाता, और ये हिंदू शासक था, हिंदू हिंदू था ये, और अंतिम हिंदू था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम कौन था? हेमू था। ठीक है, तो पहला युद्ध अगर देखा है तो 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1776 में, जो कि बहुत फेमस युद्ध है। 1776 आपको याद रखना है, सॉरी 1576 में, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप औ- और अकबर इस युद्ध में लड़े थे। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो थे कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था। मान सिंह और आसफ खान ने मिलकर के किया था। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ भी थी। ठीक, इस युद्ध में उनके घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद ने अद्भुत वीरता दिखाई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी सबसे इंपॉर्टेंट 18 जून 1576 में लड़ा गया था। ठीक, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। सैन्य के नेतृत्व मान सिंह एवं असफ खां ने किया था, सेना का नेतृत्व। क्लियर है दैट? उसके बाद क्या हुआ कि धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक कार्य कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था, आपको याद होना चाहिए। इस नए धर्म का पुरोहित कौन था? स्वयं अकबर था। इसे स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, और ये प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक रहा है। ये बीरबल एक्चुअली इसके दरबार में रहता था, ये एमपी से रिलेट करता था। ठीक है, छोटे एक समझ लीजिए कि इनको मानने वाला, यानी अकबर के अधीन ही एक शासक था, जिसे अ, मंत्री पद प्राप्त था, कहाँ पे? अकबर के दरबार में। ठीक हो गया, एमपी से रिलेट करता है। जैन धर्म को संरक्षण दिया। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि किसको दी? हरिविजय सूरी को। दासाला बंदोबस्त 1580 में चलाया था। राजस्व प्राप्ति की यह जब्ती प्रणाली अकबर के दीवान राजा टोडरमल द्वारा लागी गई थी। दासाला पद्धति का जो था, बस इतना आपको याद रखना है कि दासाला बंदोबस्त किसने चलाया था, किसने स्टार्ट किया था? भैया राजा टोडरमल। टोडरमल ये भी अकबर के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, दीवान थे अकबर के दरबार में। कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो भैया इनके चित्रकार का नाम था अब्दुल अब्दुल समद, और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। संगीतकार थे तानसेन अकबर के दरबार में। और ये हो गया। इतिहासकार और वी स्मिथ ने एक कथन लिखा, उन्होंने अकबर के शासनकाल को इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण काल कहा है, विशेषकर गुजरात विजय के संदर्भ में, जहां अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों को देखा और समुद्र दर्शन किया था। ठीक हो गया इतना? तो इतना है, बस इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इतिहासकार वी स्मिथ ने कुछ कथन कहा है अकबर के बारे में। हालांकि एग्जाम पढ़ने में से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आ जाता तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक, चित्रकार आपको पता हो गया, संगीतकार पता हो गया, ये सब चीजें देख ली हमने। अब उसके बाद कुछ इसके अभियान, और अभियान रहे हैं उसके बारे में देख लें। जैसे 1561 में मालवा अभियान था। शासक वहां का बाज बहादुर था। ठीक है, आमेर को 1562 में जीता। राजा भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और जो जोधाबाई थी इसी परिवार से संबंधित थी। जोधाबाई किससे? भारमल से, के परिवार से संबंधित थी। ठीक, इनकी पुत्री थी, और राजा मान सिंह की बुआ थी। ठीक है, तो थोड़ा सी चीज आपको इतिहास पता होना चाहिए। गोंडवाना 1564 में जीता। मेवाड़ 1568 में जीता। ठीक है, मेवाड़ शासक देखो, उदय सिंह एवं राणा प्रताप शासक थे। ठीक है, इन्हें स्वयं अकबर अकबर, मान सिंह और आसफ खान ने जीता था। ठीक, काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ी थी इसको जीतने के लिए अकबर को। तो ये भी मेवाड़ को जीता था 1568 में। मतलब पहला मेवाड़ युद्ध हुआ था, हालांकि 1576 में भी, 1576 के बाद फाइनल हुआ था जब ये चीजें हुई थी। गुजरात को 1572 में जीता था। मुजफ्फर खान थर्ड थे शासक। अकबर ने भी स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था। गुजरात और काबुल को 1581 में जीता। हाकिम मिर्जा शासक था वहां का। ठीक है, और दक्षिण भारत के अभियान में खानदेश 1591, असीरगढ़ 1601 में जीता था। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, असीरगढ़ 1601 में। 1605 आते आते इसकी 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? अकबर की। अकबर के और कुछ महत्वपूर्ण कार्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जितने भी है ना वर्ष सहित, ये एग्जाम में आते हैं सारे। भैया इसको रट लीजिएगा।
जैसे दास प्रथा को इसने 1562 में खत्म कर दिया था। हरम दल से मुक्ति दिलाई थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर अभी तक जो जजिया तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, हिंदुओं पर एक तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, उसको खत्म किया था किसने? अकबर ने खत्म किया। जजिया कर भी इसने समाप्त कर दिया था। जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था, यानी हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। ठीक है, और ब्राह्मणों पर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था किस पे? हिंदुओं पर भी। और यही जजिया कर आगे आके कौन समाप्त कर देगा? अकबर समाप्त कर देगा 1564 में। याद रखना है डेट भी। तो तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त किया, जजिया कर 64 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको अ, करता है, बनवाता है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करेगा, फतेहपुर सीकरी की जो बुलंद दरवाजा स्टैब्लिश करवाएगा यहीं पे। ठीक है, 1571 में इबादत खाने की स्थापना 1575 में करेगा। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में देगा। ठीक है, उसके बाद मजहर की घोषणा 1579 में, और दीनी इलाही धर्म एक नया धर्म बनाएगा 1582 में। ठीक है, इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, और राजधानी लाहौर हस्तांतरित ले जाएगा 1585 में। ठीक है, तो ये सारी डेट आपको एक दो बार रिवाइज कर लेना, दैट्स ऑल, इनफ हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, मुगल साम्राज्य में कला और संगीत और चित्रकला अगर देखा देखा जाए तो प्रसिद्ध चित्रकार थे दसवंत एवं बसावन, अकबर के दरबार में रहते थे। इससे पहले हमने एक और चित्रकार देखा था, वो भी पता होना चाहिए। ठीक, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में रहते थे, चित्रकार थे। संगीत हमने देखा है तानसेन। तानसेन के बारे में इनका असली नाम राम तनु पांडे था, जो कि ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। और भैया, ये ध्रुपद गायन शैली के ना महान संगीतकार थे। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में ये रहते थे। ठीक, और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने इनको दी थी। इनकी प्रमुख कृतियां मिर्जा की तोड़ी, मियाँ का मलार, ठीक है, सॉरी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मलार, मियाँ का सारंग और दरबारी कानड़ा आदि इनके प्रमुख कृतियां रही किसकी? तानसेन की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है स्वामी हरिदास। वृंदावन में रहने वाले एक महान संगीतज्ञ थे, जो तानसेन के गुरु थे, स्वामी हरिदास। ठीक है, ये अकबर के दरबार में, इन्होंने ही अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के। दास्तान ए अमीर हमजा, या हमजा हजमा हमजा नामा, यह मुगल चित्रशाला की सबसे महत्वपूर्ण कृति रही है। ये इसे चित्रित करने का अब्दुल समद ने किया था। ये भी अकबर के दरबार में रहने वाला क्या था? चित्रकार था। इसको हमने पहले देखा था। इसके चित्रों को चिन्हपट कहा गया है। ठीक, अब अकबर की मृत्यु हो जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट क्या है? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसब प्रथा थी। ठीक है, मनसबदारी मतलब अपने राज्य को कुछ क्षेत्रों में मनसब, अपने राज्य में क्या मनसब दे दिया जाता कि भैया तुम इतने मनसब मनसब के हो। उसमें सवार और जाति से संबंधित थी, सवार और जाति से संबंधित था। वो हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मनसबदारी प्रथा क्या है। मनसबदारी प्रथा की स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने किया था। सूफी संत का संरक्षण। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, याद रखना, शेख सलीम चिश्ती थे, और इसी के नाम पर ही क्या होगा? अकबर ने अपने पुत्र का नाम, जो पुत्र होगा जहांगीर, उसका नाम सलीम भी रखेगा। ठीक, मृत्यु हो जाएगी 16 अक्टूबर 1605 में। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई थी। अतिसार हैजा होता है शायद। ठीक है, हैजा पेचिस वेचिस होती है, इसके कारण होती है। आगरा के निकट सिकंदराबाद में इसे दफनाया गया था। ये भी याद रखना। आगरा का, सॉरी, सिकंदराबाद में क्या है इसके? सिकंदराबाद में इसकी कब्र है किसकी? अकबर की। प्रथम प्रमुख स्थापत्य में अगर देखा जाए तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया। आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला तो ये नहीं है, गलत है। आगरा का लाल किला उसने बनवाया था। ठीक है, आगरा का लाल किला नहीं, आगरा का किला हो गया है। आगरा का किला। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधा भाई का महल, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब चीजें बनाई थी। ये नहीं है, ये गलत है। ठीक, तो प्रमुख स्थापत्य में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है दैट? इतनी सारी चीजें। ठीक, तो आपको कुछ नहीं तो बुलंद दरवाजा पता होना चाहिए। दीवाने आम, दीवाने खास, ये तो बात की चीजें हैं। हुमायूं का मकबरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, शाही महल, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाहौर का किला वगैरह किसने बनवाया था? सब इसने इसी की देन है, किसकी? अकबर की। अकबर अकबर के दरबार में कुछ नवरत्न रहेंगे, जैसे अबुल फजल, ठीक है, फैजी,
तानसेन इसके बारे में देख लिया, बीरबल हमने देख लिया। युवराज सलीम जो जहांगीर था, उ- जहांगीर के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। बीरबल, टोडरमल, ठीक है, राजा मान सिंह, और ये अब्दुल रहीम खान खाना। इसके बाद एक है फकीर अजाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। आपको पता होना चाहिए जो टोडरमल है, टोडरमल उत्तर प्रदेश के लहरपुर, एक सीतापुर जिला है, सीतापुर के लहरपुर से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने सारे इसके नौ रत्न अलग अलग रहते थे। साहित्य विभाग और अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग भी इनके था कि जो अभी जो प्रमुख ग्रंथ थे उसका ये अनुवाद करवाते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रामायण और महाभारत, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और तथा शेख सुल्तान ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया। इसकी राजधानी इसका नाम रजबनामा रखा गया। ठीक है, रज़्मनामा, महाभारत और रामायण की पुस्तक को रज़्मनामा नाम से जाना जाता है, फारसी अनुवाद रज़्मनामा। ठीक, अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की, ये दैट्स इंपॉर्टेंट बुक है, हमने अब कल भी देखा था। इन्होंने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी किया था, अनवर ए सादात नाम से। अनवर ए सादात पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने, अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक हो गया। फैजी जो थे, फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, इन्होंने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। इन्हें फारसी काव्य का मास्टर भी माना जाता है। इन्होंने नल दमयंती कथा का फारसी अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। तो ये भी आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, भास्कराचार्य की जी लीलावती क्या, लीलावती का जो फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल अबुल फजल के बड़े भाई फैजी ने किया था। तो लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। ठीक है, फारसी काव्य का मास्टर फैजी को, नल दमयंती कथा का फारसी अनुवाद फैजी ने, नाम क्या था? सहेली था। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ अन्य तथ्य हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद किया था। निजामुद्दीन पानीपत ने योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया। आपको इतना सारी चीजें नहीं पता, लेकिन मेन मेन चीज तो पता ही होनी चाहिए। ठीक, अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उपाधियां, अकबर ने बीरबल को कविप्रिय या नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। बीरबल को कविप्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि। उसने अबू समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम के नाम से अन्य उपाधियां दी थी। ठीक है, तो आपको अबू समद को शेरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम का की उपाधियां प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा भैया गुजरात विजय के दौरान हमने बात कर लिया था। मुगल सिक्के, अकबर के सिक्कों पर अल्लाह अकबर, जल्ले जलालहू और टकसाल का नाम अंकित था। उसने चांदी के सिक्कों पर धनुषधारी राम और सीता की मूर्तियों तथा रामसी शब्द अंकित करवाए थे। उसने असीरगढ़ विजय की स्मृति में सिक्कों पर बाज की आकृति बनवाई थी। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी थी, और वाद्य यंत्र अकबर ने नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, देखिए इसने जो ये राजपूत शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें जोधा भाई हो गए। राजा मान सिंह दरबार में इसके रहते थे, मतलब एक प्रकार से एक सबसे ज्यादा मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। 5,000 मनसबों से ज्यादा इनको मिलता था, इसी वजह से ये इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, भीर माल के भीड़ माल के दरबार से संबंधित है मानसिक। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा डीप में घुस के मैं सोच रहा हूँ नहीं घुसे इसमें, इतनी सारी चीजें कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा इससे। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। अकबर के बाद आता है इसका पुत्र जहांगीर। अब अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के बाद से गद्दी पर बैठा था। अब सलीम इसका नाम, इसके जो अभी सलीम चिश्ती हमने देखा था, ठीक है, जो गुरु थे, उनसे उनसे ही प्रभावित होकर या उन्हीं के रहमो करम से इसका जन्म हुआ था, उनके आशीर्वाद से। तो उसी के लिए उन्हीं उसी के आधार पर क्या हुआ, अकबर ने इसका नाम क्या सलीम रख दिया था। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए छोटी सी। उसका जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। क्यों रखा गया था मैंने बता दिया। न्याय की जंजीर और विद्रोह, इसने न्याय की जंजीर अपने दरबार में बंधवाई थी। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए याद किया था, यह सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे के बीच में लगवाई गई थी। अब खुसरो क्या था ना, खुसरो का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? खुसरो, देखिए, एक खुर्रम था और एक खुसरो था।
खुसरो ये कौन था? जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो, और खुर्रम छोटा पुत्र था। यही खुर्रम बाद में जाके शाहजहां के नाम से जाएगा, शाहजहां के नाम से जाना जाएगा। ठीक हो गया। तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, और जालंधर के निकट भैरोवाल के युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और उसे कैद कर लिया गया था। ठीक है। और भैया अर्जुन, ये क्या नाम है ना, सिख गुरु जो थे अर्जुन देव, इसी खुसरो की हेल्प करने के कारण, खुसरो की हेल्प की थी, सहायता की थी खुसरो की, इसी के कारण इनकी हत्या करवा दी जाती है या फांसी दे दी गई थी। किसकी? किसको? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, सिख गुरु जो अर्जुन देव थे, इनको फांसी दे दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है। सिखों के पांचवें गुरु। क्यों? क्योंकि इसने खुसरो की हेल्प की थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहांगीर ने दे दी थी। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? 1606 में हुई थी। ठीक हो गया। 1605 में गद्दी पे ये बैठा था, 1606 में इसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया था। सैन्य सफलताएं क्या हैं? खुर्रम की उपाधि, अहमदनगर का के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, खुर्रम को क्या उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि। समझ में आ गया? शाहजहां कौन है? खुर्रम ही शाहजहां का शाहजहां है। कंधार कंधार गया था 1622 में। कंधार मुगल के हाथों से निकल गया, मतलब कंधार का जाना। अ, कंधार मुगलों के हाथों से चला। कंधार जो इधर अफगानिस्तान साइड पड़ता है, तो ये बाद में क्या हुआ था कि इधर पकड़ मजबूत हो गई और ये क्षेत्र मुगलों से निकल गया। ठीक है, ये ऐसे था पहले। ये बहुत बड़ा इलाका था, इधर ये सब इसके अंडर में था। दक्षिण भारत नहीं था। दक्षिण भारत वाला इलाका यहाँ से नहीं था, ये इतना था इनके पास। ठीक है। तो ये वाला कंधार वगैरह भी धीरे धीरे ये सब चीजें निकलना स्टार्ट हो जाता है। बाद में फिर दक्षिण भारत के भी इलाके चले जाएंगे इनसे। ठीक। तो आगे देखते हैं। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कंधार पर। नूरजहां कौन थे? मेहरुनिसा, ये ग्यास बेग की पुत्री थी, और अली कुल बेग यानी शेर अफगान की पत्नी थी। विधवा थी, पत्नी थी जो विधवा हुई थी। ठीक है, ग्यास बेग की पुत्री थी। अली कुल बेग जो शेर अफगान होता है, अफगान एक एक अफगानी था, उसकी पुत्री थी ये। सॉरी, एक जो ये अली कुल बेग है, ये इसकी पत्नी थी। हालांकि ये अफगानी पुत्री थी। कौन? नूरजहां। ठीक है, जिसे मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, अफगान से संबंधित थी। ठीक है। अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह किया और नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी गई। हालांकि अब एक चीज ये है कि इसको ही, क्या जो वहां पे बाजार लगती थी, मीना बाजार, कहाँ पे? दिल्ली में जो मीना बाजार लगती, तो मीना बाजार में इसको देखा था। किसको? नूरजहां को या मेरुनिसा को जब देखा था, मेरुनिसा को, और इसके सुंदरता पे काफी मोहित हो गया था। और बाद में जाके ये विधवा थी, इससे निकाह कर लिया था। किसने? जहांगीर ने। और नूरमहल व नूरजहां की उपाधि दी गई थी। अब नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक। अब नूरजहां गुलाब से इत्र, नूरजहां की माँ जो अस्मत बेगम थी, वो गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने। अब यहीं पे गुट बन जाएगा। क्या गुट बनेगा? गुट क्या होगा कि अभी आगे देखते हैं गुट कैसे बनेगा, वो भी देख लेते हैं। महावत खान का विद्रोह हुआ। महावत खान ने 1626 में झेलम नदी के तट पर जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था, और इसने विद्रोह कर दिया था। कहते हैं महावत खान ने। ठीक है। बाद में इसको छुड़ाया, और इस यहाँ पे युद्ध हुआ था। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा इसको हराया गया था बाद में, और इनको सबको छुड़ा लिया गया था। ठीक। कला एवं साहित्य की बात करें तो भैया, जो जहांगीर का काल होता है ना, वो चित्रकला के लिए बहुत स्वर्णिम काल था। ठीक है, जहांगीर के समय में चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता है। आ, आगरा सॉरी आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। तो और यहाँ पे ये लोग ना, मतलब काफी सूक्ष्म चित्रकारी भी करते थे। साथ में इस टाइम पे क्या होता था कि चित्रकला में जो पशु पक्षियों के, इनमें यानी प्राकृतिक चित्रों का काफी ज्यादा मात्रा बढ़ गई थी इसमें। ठीक। प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। पश्चिम विशेषज्ञ अबुल हसन थे। व्यक्ति चित्रकार, जहांगीर ने इन्हें क्रमशः नादिर उल अस और नादिर उजमा की उपाधि दी थी। तुजू के जहांगीरी, इनकी आत्मकथा है। किसकी? जहांगीर की। जिसे पूरा करने का श्रेय मोतमिंद खां को दिया जाता है।
ठीक, विदेशी यात्री जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हाकिन्स आया था। आपको पता है कि अंग्रेज अब आना स्टार्ट हो जाएंगे यहीं से। ठीक है, प्रथम अंग्रेज था सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के काल में हुई थी और ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक, तंबाकू की खेती अब तो भैया हर कोई, लगभग लोग जो बिहार के हैं, अदर अदर स्टेट्स के हैं, तंबाकू खाना लोगों का फ्री हो गया है। ठीक है, तो तंबाकू तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। समझ में आ गया इतना? तो आपको पता होना चाहिए। पपीता भी यहीं से आया था। और बहुत सारी चीजें आई थी, हम आगे देखेंगे जब पुर्तगाली पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे हम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु और मकबरा कहाँ है? मृत्यु हुई थी इसकी 1627 में, भीम और रामा के स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। और इसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इत्माद उद दौला का मकबरा, इसका निर्माण नूरजहां ने 1626 में करवाया था। यह मुगल काल की पहली ऐसी इमारत है जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी थी और इसे पित्तदूरा तकनीकी नामक जड़ाऊ का किया गया था। ठीक है, मतलब एक प्रकार की नक्काशी है, बहुत महत्वपूर्ण नक्काशी जो पित्तदूरा तकनीकी का यूज किया गया था। ठीक, तो पित्तदूरा तकनीकी का काम क्या हुआ इसके टाइम में? जहांगीर के टाइम के पीरियड में। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें आपको इसमें याद रखना है कि क्या जो अंग्रेज कैप्टन हाकिम कब आया, सर थॉमस रे कब आया, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर जहांगीर आपको पता है मुहिउद्दीन ने इसे पूरा किया था, इसको ये उपाधियां दी गई थी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब मैंने मार्क कर दिया है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए शाहजहां आया था, शाहजहां का जन्म खुर्रम मोहम्मद बोला था। अब आपको पता है कि इसकी जो माता थी, ठीक है, अब देखो जन्म 1592 में हुआ था लाहौर में। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से इसकी जन्म हुआ था। यानी जगत गोसाई ये एक प्रकार से हिंदू महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ठीक, शाहजहां। अब खुर्रम का विवाह, जो खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बेगम बानो बेगम से हुआ था, मुमताज महल से हुआ था। आसफ खां कौन था? अभी हमने बताया जो जो नूरजहां थी। अब देखो नूरजहां, आसफ खां, ठीक है, नूरजहां, आसफ खां, असमत बेगम, ये तीनों क्या होते थे कि ये तीनों का गुट था, एक गुट बनाया था इन्होंने। ठीक है, बाद में इसी गुट में फिर कैसे पड़ जाती है कि जो नूरजहां इसकी एक पुत्री थी इसकी इसकी नूरजहां की पुत्री थी, जिसके नूरजहां अपनी पुत्री का विवाह पुत्री कौन सी थी? एक्चुअली जो इससे पहले जो नूरजहां की शादी से हुई थी, जो अफगान शासक था, अफगानी था, उस जब जो अफगानी था उसकी पुत्री थी। यानी इससे इसका जो पहला पति था उसका उसकी पुत्री से नूरजहां चाहती थी कि ये जो पहली वाली इसकी पुत्री थी इसका विवाह हो किससे? खुर्रम से। ठीक है, खुर्रम मतलब शाहजहां से। और आसफ खां की पुत्री थी कौन? जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, ये थी मुमताज महल। तो ये चाहता था, यानी आसफ खां चाहता था कि भैया हमारे पुत्री का विवाह हो शाहजहां से। तो इसी को लेकर के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और फिर क्या हुआ, आसफ खां की हेल्प से ही शाहजहां गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये चाहती थी कि इसका पुत्र वो गद्दी पे बैठे। तो बाद में यही डिस्प्यूट चला था, तो फाइनली शाहजहां गद्दी पे बैठा। ठीक, तो इतनी चीजें आपको थोड़ा सा कहानी ऐसे बता चला जिससे आपके थोड़ा दिमाग में बैठ जाए सब चीजें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलिए, तो अब मैंने बताया कि यहाँ पे जो इसका विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना गया। ठीक है, इससे विवाह हुआ था और 1631 में इसकी मृत्यु होती है। प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया, मृत्यु हो जाती है कब? 1631 में। अब इसी की याद में ये क्या बनवाता है? ताजमहल बनवाता है। तो ताजमहल कब बना? सोलह इसकी 1612 में। ठीक है भैया, राज्याभिषेक कब हुआ इसका? राज्याभिषेक हुआ था 1628 में। शाहजहां आगरा में अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि पर सिंहासन में बैठा था। खतरनाक उपाधि ली है इसने। दरबारी नियुक्ति क्या थी? इसने आसिफ खां को वजीर का पद दिया।
जो कि इसका ससुर था, एवं महाबत खान को खाना खाना की उपाधि दी थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी, अफगानी विधवा थी। ठीक है भैया। 1645 में उसकी मृत्यु होती है, किसकी? नूरजहां की। ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने इसका निर्माण आगरा में करवाया था। इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और निर्माण की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्ट कौन था इसका? उस्ताद अहमद लाहौरी था और उस्ताद ईसा। मयूर सिंहासन भी इसने इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था। इसके इसे भी चित्रदूरा शैली में पौराणिक यूनानी देवता आफियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। यही मयूर सिंहासन बाद में कौन ले जाएगा? 1838 में। भारत के आक्रमण नादिर शाह, भारत पर आक्रमण होगा वो लेके जाएगा। ठीक। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल रहा है शाहजहां का काल भैया। जैसे चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का रहा है, वैसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल रहा है। इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया। जैसे इसके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, मस्जिद आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, ताजमहल, लाहौर के किले में स्थित शीश महल। तो ये सब इसने इम्पोर्टेंट जो मोनूमेंट्स है, सब इसने ही करवाए हैं। स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। ठीक। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती प्रेसिडेंट माना जाता है, ये हमने देखा था वहाँ पे। ठीक है। राजधानी स्थानांतरण कहाँ किया? शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी के आगरा से दिल्ली ले आया था। आगरा कौन ले गया था? अकबर ने अपनी राजधानी आगरा ले गया था। कौन? अकबर। फिर से आगरा से दिल्ली कौन लाया? शाहजहां लाया। लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहां नाबाद नगर की नींव डाली थी दिल्ली में। ठीक है। और फिर अपनी राजधानी को दिल्ली लेके आया था। आगरा की जामा मस्जिद निर्माण शाहजहां के पुत्री जहांआरा ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद जो है, और इसके दरबार में कुछ विद्वान चित्रकार थे, जैसे मोहम्मद फकीर मीर हासिम। मोहम्मद फकीर मीर हासिम इसके दरबार में चित्रकार थे। संस्कृत कवि भी थे, बंसीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। ठीक है। अब संगीतज्ञ कौन थे? लाल खां को शाहजहां ने क्योंकि समंदर की उपाधि दी थी। और जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था, तो महाकविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। बस एक दो बार रीड कर लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या ही ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद दारा सिक्को क्या होता है? दारा सिक्को इसका पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र होता है इसके पुत्रों में। ठीक है। और ये काफी ज्यादा विद्वान होता है और धार्मिक कार्यों में भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। इसने सूर्य अकबर के नाम से या महान रहस्य के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। बताइए। यह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था, लेकिन तुमने से लघु अकबर का है। तो ये आपको याद रखना है कि लघु अकबर से बहुत ज्यादा प्रेरित है। ठीक है। काफी ज्यादा धार्मिक व्यक्ति था ये दारा सिकोह। ठीक। अब शाहजहां के उत्तराधिकार के युद्ध में बेसिकली क्या हुआ था कि इसके जो पुत्र थे, जैसे शाहजहां था, सॉरी क्या बोलते हैं आप, औरंगजेब था, औरंगजेब, दारा सिकोह, और भी इसके जो पुत्र थे उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और कई सारे युद्ध भी हुए थे, जिनके काफी लड़ गए थे, इन्हीं के लिए लड़ गए थे। ठीक है। तो और क्या हुआ था कि इसको शाहजहां को बाद में बीमार हो गया और उसके बेटे के बीच सदी के लिए दूसरे युद्ध, उसमें धर्मत का युद्ध एक हुआ था अप्रैल 1566 में। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है। दारा सिकोह औरंगजेब, अब देखो दो पुत्र ये हो गए, दारा सिकोह और जिसमें दारा सिकोह की पराजय हुई थी। दूसरा सामूगढ़ का युद्ध 1558 में हुआ था। ठीक है। इसमें भी दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसे इसमें भी दारा सिकोह पराजित हुआ था। ये भी सामूगढ़ का युद्ध भी आपको पता होना चाहिए। धर्मत हो गया, सामूगढ़ का। बाद में देवराई का युद्ध। ठीक है। एक चीज और बता दूं, 1532 में जो एक युद्ध हुआ था, दोहरिया का युद्ध हुआ था। उस ये नहीं है, ये नहीं कि देवराई युद्ध तो यही कंपेयर कर लो। 1532 ये वाला अलग है। ठीक है। ये अलग है। नहीं तो ये आ जाएगा देवरिया का जगह मैं तो सबसे अलग है, यही बोलेगा आपसे। ठीक है। देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था। ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध। इसमें
पराजित होने के बाद दारा शिकोह पर इस्लाम की अवहेलना का आरोप लगाकर 1659 में उसकी हत्या कर दी गई थी। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन कांकवाड़ी किले में बिताया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बस थोड़ा सा। आपको सामूगढ़, धर्मत, सामूगढ़ और देवराय, ठीक है, इतने युद्ध नहीं, इससे पहले जब ये युद्ध हुआ था, इससे पहले ये इसकी हत्या होने से पहले ये कांकवाड़ी किले में नजर बंद था, बस इतना याद रखना है। ठीक, शाहजहां का अंत हो जाता है। बाद में इसकी जो तबीयत खराब होती है तो क्या हो जाता है कि 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। ठीक है, और इसके जो इसने जो ताजमहल बनवाया था, ताजमहल के सामने एक किला था, दूर से दिखाई देता था, उस किले में इसको बंधक बनाया था और यहाँ से ये देखा करता था ताजमहल। ठीक, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और आगरा के किले में रखा था, जो कि सामने से दिखता था, ताजमहल दिखता था। किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष तो 74 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है, बस खत्म। इसी के साथ ये शाहजहां में खत्म हो जाता है। तो शाहजहां में आपको इम्पोर्टेंट क्या है आपको देखना है, स्थापत्य कला इसका इम्पोर्टेंट हो गया, कुछ युद्ध ये जो धर्माटोर्मुज युद्ध लगे आपसे ये भी आपको याद रखना है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब औरंगजेब क्या है ना, औरंगजेब बेसिकली 1658 से 1707 तक रहेगा। ठीक है, इसके बचपन का नाम औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1658 को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। ठीक हो गया। इसका जन्म इसका बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां कौन था आपको पता है? 1637 में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी के साथ इसका निकाह हुआ और इसमें एक चीज है कि 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। पहला 1658 को आगरा के पर कब्जा करने के बाद अब्दुल मुजफ्फर मुआउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। दूसरी बार देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में दिल्ली में शानदार प्रवेश किया था। धार्मिक निधि औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद कासिम थे। ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम थे, गुरु थे। वह सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। सिख गुरु की हत्या, इसने भी सिख गुरु को हत्या कर दी। कौन? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 में। तो 9वें गुरु और 5वें गुरु की हत्या हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। सैन्य व प्रशासन नीतियां, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। औरंगजेब सेनापति महाराजा जयसिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। कौन सी? पुरंदर की संधि। शिवाजी को कैद कर लिया था इन्होंने। आगरा के किले में दीवान आम में शिवाजी उपस्थित हुए, जहां उन्हें कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था, जहां वे चालाकी से भाग गए थे। जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। तो पुनः जजिया कर को लागू करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया कितने? 712 में। मैंने इससे पहले क्लास में बताया था कि भैया 712 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद लगाया था। क्या? जजिया कर। तो जजिया कर लगाने का सर्वप्रथम चर्चा कब मिलती है? 712 में। बीबी का मकबरा बनाया, जो इसकी पत्नी थी उसकी याद में भी इसने भी मकबरा बनाया। ताजमहल की कॉपी बनाने की कोशिश की थी। कहाँ? ठीक है, ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अपनी प्रिय पत्नी की याद में बीवी का मकबरा जिसे कहा जाता है, ये द्वितीय ताजमहल या फूहड़ ताजमहल या काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाट विद्रोह इसके समय में हुआ था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ था। गोकुल गोकुल व राजा राम ने किया था। तिलपत की लड़ाई हुई 1670 में, जाट पराजित हुए और गोकुला को मार दिया गया। 1685 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने पुनः विद्रोह किया और सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटकर उसकी हड्डियों को जला दिया। बाद में जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम के भतीजे चूरामन ने किया था। ठीक है, दक्षिण विजय जो थी, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। मदन्ना मकन्ना दोनों भाई गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के मंत्री थे। हिंदू वंशजदार की बात करें तो औरंगजेब के समय में हिंदू वंशजदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो 33% थी, जो अन्य सभी मुगल सम्राटों की तुलना में सर्वाधिक थी। ठीक है, अकबर का विद्रोह, औरंगजेब के पुत्र था अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, ये सब चीजें रही हैं। इस्लामिक कट्टरता और पाबंदियां, औरंगजेब ने सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोका दर्शन और तुला दान प्रथा, जिसे अकबर ने शुरू किया था पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। उसने हिंदुओं के माथे पर तिलक लगाने, सती प्रथा
और दरबार में होली दिवाली मनाने पर भी रोक लगा दी थी। संगीत पर पाबंदी थी। अब देखो, संगीत पर पाबंदी तो लगाई, लेकिन वो खुद भी वीणा बजाने में निपुण था। उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी, सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। हालांकि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें इसी के काल में लिखी गई और औरंगजेब को बीड़ा बजाने में कुशल माना जाता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम पता है कि ये सब क्वेश्चन, इसको हम कैसे इस्लाम को ज्यादा मनवाता था कि अलग अलग किताबों में चीजें इतिहासकारों ने लिखा है कि ये इस्लाम धर्म को बहुत कट्टरता के साथ और उसकी पाबंदियां कई सारी लगा रखती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके हम विवेचना करते हैं, जब इस पे ये सब मेंस वेंस का है, पीसीएस मेंस में जो हम इसको लिखते हैं, तो इसमें हम विवेचना करते हैं, या यूपीएससी में जब लिखते हैं तो विवेचना करते हैं कि भैया उसमें वो इस्लामिक कट्टरता को था, इस्लाम को ज्यादा फॉलो करते, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू शासक उसी में रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसने संगीत पर पाबंदी तो लगा दी थी, लेकिन क्या हुआ कि इसके समय पुस्तकें सबसे ज्यादा संगीत पर पुस्तकें इसी के समय में लिखी गई है। ठीक है, अब वो संगीत, वो खुद तो संगीत को रोक लगाता, लेकिन बीड़ा बजाने में कुशल था। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, मतलब पता होने का मतलब थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बाकी आपको जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा इससे। ठीक है, मंदिरों को तोड़ना, मतलब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके काल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर जैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव राय मंदिर भी थे। मृत्यु और समाधि, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो जाती है। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, महाराष्ट्र में दफनाया गया था। इसके समय सूबों यानी जो प्रांत थे की संख्या कितनी थी? 20 थी। धार्मिक लक्ष्य क्या था? औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम देश में परिवर्तित करना और अपना मुख्य लक्ष्य मानता था। ठीक है, यूरोपीय चिकित्सक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसा वर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। औरंगजेब के शासनकाल मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति। अब बताइए। तो ये सब चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब 1 घंटे की क्लास हो गई है, थोड़ी सी चीजें और बची हैं, इसको भी अगर खत्म करना चाहे तो हम खत्म कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था, प्रशासनिक पद क्या थे? मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। वकील व वजीर व वकील, बाबर के समय वजीर का पद महत्वपूर्ण था। ठीक है, सम्राट के बाद शासन का कार्यों का संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? वकील होता था या वजीर होता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सुदूर और मीर समन में विभाजित कर दिया था। असद खान, औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 21 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। सरकत क्या था? मीर बख्शी द्वारा सरकत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। मीर बख्शी द्वारा से सरकत क्या होता था? एक प्रकार का पत्र हस्ताक्षर था। मुख्य काजी, जब कभी मुख्य न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता, तब उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। मुख्य काजी ही न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था। लगान ही भूमि क्या थी? इसे मदद ए मास कहते थे। यह सयूर घल कहा जाता था, जिसका निरीक्षण सद्र करता था। लगान हिंद भूमि थी जिस पर लगान नहीं दी जाती थी। मीर समा क्या था? कि सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। ठीक है, घरेलू विभागों का प्रधान, जो राज काज से संबंधित जो भी चीजें होती थी, उस पे उसका जो काम देखता था वो मीर समा था। दरोगा या डाक चौकी, सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकी था। मुहत्सिब, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना और आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रशासन की दृष्टि से साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में। ठीक है, सूबा पहले था, उसके बाद जिला था, जिले को ही सरकार कहा जाता है, सरकार। ठीक है, और सरकार का परगना, जिले के बाद परगना आता था, परगना, परगने को महाल भी कहते थे। और फिर परगना का जिला या दस्तूर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सरकार जिले में, सूबों का सरकार या जिले में। ठीक है, परगना जिला या दस्तूर, ये होगा, दस्तूर हो गया। सूबा सरकार, जिला मत करिए इसको, सूबा सरकार, परगना, दस्तूर, और दस्तूर का ग्राम, उसके बाद ग्राम या डी में विभाजन था। मावदा के अंतर्गत छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ठीक है, मावदा के अंतर्गत छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता है? बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख प्रांतीय एवं जिला अधिकारी, सूबेदार प्रांतों में स्थापित करना, दीवान प्रांतीय राजस्व को वसूलना, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रशासन होते थे, फौजदार जिले का मुख्य फौजी अधिकारी। ठीक है, आमिल या अमल गुजार जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी, कोतवाल नगर का प्रधान सुरक्षा अधिकारी, सिकदार परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। आमिल होता है परगने में
ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना, ये सब चीजें थी। चकाला क्या था? शाहजहां के काल में सरकार और परगना के बीच में चकाला नामक एक नई इकाई बनाई गई थी। भूमि विभाजन क्या था? खालसा भूमि आपको पता है कि सीधे सरकारी भूमि होती थी बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सरयू सयूरघल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगान यानी भूमि, इसे मिल्क भी कहते थे। आपको ये पता होना चाहिए मिल्क क्या थे। आईना ए दहसाला टोडरमल बंदोबस्त। अकबर ने 1580 में राजस्व संग्रहण की दहसाला नामक दीवानी पद्धति, एक नवीन पद्धति की शुरुआत की थी जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत भूमि चार भागों में वर्गीकृत। पहले पोलज, जिसमें हर वर्ष में 2 बार खेती होती थी पोलज भूमि में। परती, उर्वरता प्राप्त करने के लिए भूमि को 1-2 वर्ष के लिए छोड़ दिया था। चांचर, 3 से 4 वर्षों का अंतराल पर की, यानी चांचर का मतलब छोड़ 3-4 साल बाद खेती करेंगे इस पे। ठीक है। बंजर, ये मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं थी, इस पर कोई लगान नहीं वसूला जाता जाता था। ठीक है। जब्ती प्रणाली 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली स्टार्ट की, जिसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियों तसखीस एवं तहसील कर दी थी। ठीक है। कर की दर थी, क्या कर की दर थी? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्ल प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को बढ़ाकर 50% कर दिया था। ठीक। उसके बाद कृषकों की अगर मैं प्रकार की बात करूं, तो कृषकों के प्रकार में 3 वर्गों में विभाजित है। खुद कास्ट किसान, खुद कास्ट मतलब वे किसान जो गांव की भूमि अपने गांव के जहाँ के भी निवासी थे वहीं खेती करते थे। पाही कास्ट मतलब दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। मुजरियान, ये खुद कास्ट किसानों की भूमि को किराए पर लेकर, मुजारियान क्या होते थे कि भैया किराए पर लेकर खेती करते थे। अब मुगल कालीन उद्योग की बात करें तो नील उत्पादन बढ़िया होता था। ठीक है। इसके लिए ये सब क्षेत्र थे। अफीम और सौरा, अफीम का मुख्य उत्पादन के बिहार और मालवा था। ददनी प्रथा, कपड़ा उद्योग में ददनी प्रथा का प्रचलन था जिसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान देना था। ऊनी वस्त्र उद्योग, उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर और लाहौर में कराया जाता था। रुपए की ढुलाई, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो थी औरंगजेब के समय में हुई थी। ये सब चीजें आपको, और आना सिक्के प्रचलन करवाया था। जैसे आना हमने पढ़ा 4 आना, 3 आना, 5 आना, ऐसे होते थे। आना तो अभी भी चलते थे। आज से जो 50-60 साल के लोग होंगे उनसे पूछिएगा, आना उन लोगों के समय में चलते थे। लगान वसूल करने की गल्ला वसूली। ठीक है। फसल का कुछ भाग नष्ट, फसल के आधार पर लगा, फसल उत्पादन खड़ी फसल के आधार पर अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। ये व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल में थी। कनकट, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान निश्चय किया जाता था जो नगद दिया जाता था। ठीक है। मुगल अर्थव्यवस्था के आधार क्या थे? मुगल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन में तांबे के दाम का प्रयोग होता था, हमने देखा इसका। ठीक है। व्यापारिक परमिट को दस्तक कहा जाता था। मुगल कालीन सिक्के, संसब, इलाही, मुहर, रहस, अन्य सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब आपको याद रखना है। मुगल सेना, अगर बात करें सेना की, तो पैदल सेना थी इनके पास, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना सबका था। मनसबदारी या व्यवस्था या सैन्य प्रशासन था। मुगल प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था का मूल आधार मनसबदारी प्रथा थी। वर्गीकरण, 10 से 500 मनसब तक प्राप्त करने वाले मनसबदार, 5000 से 2500, सॉरी 500 से 2500 तक प्राप्त करने वाले मनसबदार उमरा कहलाते थे। और 2500 से ऊपर का मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आदमी कहलाते थे। जात का सवाल, जात पद से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान था, जबकि सवाल पद से घुड़सवार को मतलब की ज्ञान होता था। अकबर बना, और ये अकबर के समय 5000 जात के कुल 29 मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब के इसमें ऐसे मुसलधारों की संख्या बढ़कर 79 हो गई थी। 2 अफबार सिंह अफबार, अब जहांगीर ने सवार पद में 2 अफसा और सिंह अफबार की व्यवस्था की थी, जिसमें बिना जात पद बढ़ाए हुए घुड़सवारों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। आदि घुड़सवार ये बादशाह के सीधे नियंत्रण में रहने वाले विशिष्ट और वफादार खुदका घुड़सवार थे जिसे आदि कहा जाता था। ठीक है। तो ये आपका मुगल साम्राज्य का है, हालांकि हमने इधर बहुत खास किया है। ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट था जो शुरू में हुए हैं, यानी औरंगजेब तक का जो इम्पोर्टेंट रहा है, ये शासनिक व्यवस्था थी, इसको उतना ज्यादा भले ना जाने, लेकिन ऊपर की चीजें जो युद्ध युद्ध हुए हैं, जो मेन मेन चीजें हैं, वो सब हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के साथ आपको मुगल साम्राज्य पूरा एक ही क्लास में खत्म हो गया। ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, मजा आ जाएगा, और इससे बाहर में भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि भैया बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, आप करिए। उसके बाद चाहे आप 100 क्वेश्चन लगाइए, 50 क्वेश्चन लगाइए, चाहे कोई भी टारगेट सेट करिए, तभी फायदा उसका होगा कि जब आप क्वेश्चन को एक बार टॉपिक कंप्लीट कीजिए, टॉपिक के बाद आप टारगेट सीरीज देखो, बाकी एमसीक्यू करो, ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।